आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा संबंधी संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 4 का 48 के साथ है वही संबंध हमें 5 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम 4 से 48 कैसे बना सकते हैं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि 4 की गुणा 12 से करा दो तो 48 बन जाएगा। अब यही काम 5 के साथ करो, 5 की भी गुणा 12 से करा दो तो कितना बनेगा 60। लेकिन अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 60 तो है ही नहीं, इसका मतलब है ये तरीका यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, किसी और तरीके से 4 से 48 बनाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 का वर्ग कर देते हैं। 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब बनाना क्या है 48। तो क्या करें 3 से गुणा और करा देते हैं। 16 तिया कितना हो जाएगा 48। अब यही तरीका 5 के साथ लगाते हैं। 5 का भी वर्ग करते हैं। 5 का वर्ग कितना होगा 25। 25 की भी गुणा 3 से करा देते हैं। 25 दिया क्या हो जाएगा 75। ऑप्शंस में देखते हैं क्या 75 है, तो ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सही वेन आरेख का चयन करें। यहाँ पर हमें शुक्र, ग्रह और सूर्य के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो यहाँ पर देखिए शुक्र जो है वो एक ग्रह होता है, जबकि सूर्य जो है वो एक तारा है। इसका मतलब क्या है, सूर्य का ग्रह और शुक्र दोनों के साथ कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि सूर्य एक तारा है और शुक्र एक ग्रह है। इसलिए सूर्य का जो सर्कल होगा वो बिल्कुल अलग से बनेगा। तो ये आ गया हमारा सूर्य के लिए। अब हम एक सर्कल ग्रह के लिए बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्रह के लिए, और शुक्र जो है वो पूरा का पूरा ग्रह के अंदर आएगा, क्योंकि शुक्र एक ग्रह है। तो ये जो सर्कल है ये हो गया है हमारा शुक्र के लिए। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं ऐसा डायग्राम कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रही है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें संख्या को ढूंढना है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं 1 से ये 4 कैसे लिखा गया। तो अगर हम 1 की गुणा 2 से कराएं और 2 ही उसमें जोड़ दें तो क्या बनेगा 2 ही कम 2 और 2 4। अब हम देखते हैं 4 से ये 15 कैसे लिखा गया। तो अगर हम 4 की गुणा 3 से कराएं और उसमें 3 ही जोड़ दें तो कितना बनेगा 4 तिया 12 और 3 15। अब देखते हैं 15 से ये 64 कैसे लिखा गया। तो क्या करते हैं 15 की गुणा कराते हैं 4 से और 4 जोड़ देते हैं। 15 चौका 60 और 4 64। अब हमें 64 से इस संख्या को बताना है। तो अब हम किससे गुणा कराएंगे, पहले 2 से कराई, फिर 3 से कराई, फिर 4 से कराई, तो अब हमें किससे करानी है 5 से। तो 64 की गुणा करानी है हमें 5 से और उसमें 5 जोड़ देना है। तो पहले 64 की 5 से गुणा करा लेते हैं। 5 चौका 20, 3 गए हासिल, 5 चौका 20, 2 गए हासिल, 5 छंग 30 और 2 32। तो यह आ रहा है 320 और इसमें हमें जोड़ना है 5। तो ये हो जाएगा हमारा 325। ऑप्शंस में देखते हैं 325 कहाँ है, तो देखिए सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक आकृति दे रही है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले पहली वाली रो को देखिए। पहली वाली रो में यहाँ पर 100 लिखा है, यहाँ 34 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 134। इसका मतलब क्या है 100 और 34 को जोड़ा गया तब जाकर 134 बना। देखिए 100 में 34 को जोड़ा गया तो क्या बना हमारे पास 134। अब दूसरी वाली रो में देखिए 31 लिखा है, 86 लिखा है, फिर लिखा है 117। इसका मतलब क्या है 31 में 86 को जोड़ा गया तो क्या बन गया 117। अब ऐसे ही थर्ड वाली रो को देखिए 64 और इस क्वेश्चन मार्क को जोड़ने पर क्या बनना चाहिए 87। तो इसको लिख लेते हैं
64 प्लस इस क्वेश्चन मार्क को जोड़ने पर क्या बनना चाहिए? 87। अब हमें यहाँ से क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को निकाल लेना है। तो देखिए 64 इधर किस में है? प्लस में। उधर जाकर बराबर के उधर किस में हो जाएगा? माइनस में। तो क्वेश्चन मार्क तो यहीं रहेगा और 87 और 64 किस में हो जाएगा? माइनस में। 87 में से 64 को घटाइए, कितने बचेंगे हमारे पास? 23। ऑप्शंस में देखते हैं 23 है तो देखिए बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ई डी का क्या संबंध है? तो ये ब्लड रिलेशन से लिया गया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? फैमिली ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा था सी बी की पत्नी है, तो इसको लिख लेते हैं। सी क्या है? बी की पत्नी। और सी पर लगाएंगे माइनस, इस पर लगाएंगे प्लस, क्योंकि सी लड़की है और बी लड़का है। आगे लिखा है ई सी का बेटा है, यहाँ पर बना देते हैं ई क्या है? सी का बेटा। आगे लिखा है ए बी का भाई है, तो यहाँ बना देते हैं ए क्या है? बी का भाई। और डी का पिता है, तो यहाँ पर बना देते हैं ए क्या है? बी का तो भाई है और डी का है पिता। अब हमें बताना है ई का डी से क्या संबंध है। ये जो ई है इस डी से क्या संबंध है? तो देखिए ई का पिता कौन है? बी। ई की माँ थी सी का पति था बी, इस हिसाब से बी जो है वो ई का हो गया पिता। और डी का पिता कौन है? ए। और ए और बी आपस में हैं भाई भाई, तो इस हिसाब से ई और डी कौन हो जाएंगे? चचेरे भाई, क्योंकि इन दोनों के पिता आपस में भाई भाई हैं। तो डी ऑप्शन होगा ठीक आंसर, चचेरा भाई। चलिए 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा, यदि रिमोट को ROTEME लिखा जाता है तो PNIICC को सांकेतिक रूप में क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर हमें रिमोट का कोडवर्ड दे रखा है और PNICC का हमसे मांगा है। तो सबसे पहले हम यहाँ रिमोट को लिख लेते हैं और इसके नीचे इसका कोड लिख लेते हैं REMOTE। इसका कोड क्या दे रखा है? ROTEME। अब अगर आप रिमोट के कोड वर्ड को ध्यान से देखें तो कुछ भी नहीं किया गया है, सारे अक्षरों को इधर उधर कर दिया है। देखिए आर को तो यहीं रहने दिया इन्होंने, पर ई को कर दिया इधर, एम को कर दिया इधर, ओ को कर दिया इधर, टी को कर दिया इधर और इस वाले ई को वहीं रहने दिया है। तो इसी तरीके से हम पिकनिक के साथ कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं पिकनिक नहीं, PNICC के साथ, PNIICC। पी को रखना है वहीं, एन को देखिए इधर लेकर जाना है, आई को इधर लेकर जाना है, इस वाले आई को इधर लाना है, इस वाले सी को इधर लाना है और इस सी को यहीं रहने देना है। तो क्या आ रहा है? पिकनिक। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं पिकनिक कहाँ है, तो देखिए डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमें एक कथन दे रखा है। कथन है, मोहन ने अपनी माता को करीब 30 लोगों के भोजन का इंतजाम करने के लिए कहा, क्योंकि अपना जन्मदिन मनाने के लिए उसने अपने सारे मित्रों को बुलाया है। उसके बाद इसकी पूर्वधारणाएं दे रही हैं। पहली पूर्वधारणा है, हो सकता है मोहन के अधिकतर दोस्त उसके जन्मदिन पर घर आएं। अब हमें देखना है क्या ये पूर्वधारणा अंतर्निहित है, यानी कि सही है या नहीं है। तो देखिए कथन में उसने साफ कहा था कि उसने अपने सारे ही मित्रों को बुलाया है। अब पूर्वधारणा में कहा है कि उसके अधिकतर दोस्त उसके जन्मदिन पर आएंगे, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने अपने सारे ही मित्रों को बुलाया है तो उसके अधिकतर दोस्त तो उसके जन्मदिन पर आ ही जाएंगे। तो पहली वाली पूर्वधारणा बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड पढ़ते हैं, मोहन के जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। अब देखिए कथन में उसने साफ कहा था कि उसने 30 लोगों को बुलाया है, तो जितने लोगों को वो बुलाएगा उतने ही तो लोग आएंगे। जब 30 लोगों को उसने बुलाया है तो 30 से ज्यादा लोग तो नहीं आएंगे। तो सेकंड वाली पूर्वधारणा भी बिल्कुल ठीक है कि मोहन की जन्मदिन पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज्यादा नहीं होंगे। तब ऑप्शंस में देखते हैं तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
8वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाई गई हैं, संख्या 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ हमें एक पासे की 3 स्थितियां दे रही हैं और हमें संख्या 6 के विपरीत संख्या बतानी है। तो अगर हम दूसरी और तीसरी स्थिति को देखें तो यहाँ पर हमें 6 दिख रहा है। देखिए दूसरी स्थिति में भी 6 है और तीसरी स्थिति में भी 6 है। अगर हम दूसरी स्थिति में देखें तो 6 के साथ हमें 1 और 4 भी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 6 के विपरीत ना तो 1 हो सकता है और ना ही 4 हो सकता है, क्योंकि वो तो उसके साइड में दिख रहे हैं, इसलिए 1 और 4 6 के विपरीत नहीं हो सकता। अगर हम तीसरी स्थिति को देखें तो 6 के साथ हमें 5 और 2 दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 6 के विपरीत ना तो 5 हो सकता है और ना ही 2 हो सकता है। तो 6 के विपरीत ना तो 1 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 4 हो सकता है, ना 5 हो सकता है। तो अब कौन बचा, अब बचा सिर्फ 3। तो 6 के विपरीत कौन होगा, 3। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, संबंधित शब्द ज्ञात करें। तो जो संबंध लोकसभा का अध्यक्ष के साथ है वही संबंध राज्यसभा का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो लोकसभा का जो प्रधान होता है वो होता है अध्यक्ष। इसी तरीके से राज्यसभा का प्रधान कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों की अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी। यहाँ हमें एक समीकरण दे रही है और ऑप्शंस में हमें कुछ चिन्ह दे रखे हैं। हमें देखना है कौन से चिन्हों की अदला बदली करने पर ये समीकरण ठीक हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो पहले ए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। हमें प्लस और गुणा की अदला बदली करनी है। जहाँ प्लस होगा वहाँ गुणा और जहाँ गुणा होगी वहाँ प्लस। तो रखते हैं यहाँ पर 15, गुणा की जगह कर देंगे प्लस और प्लस की जगह कर देंगे गुणा। तो ये हो जाएगा 15 और 5 20 गुणा 2/3, ये हो जाएगा 40/3। और लाना क्या था हमें 9, क्योंकि समीकरण के उधर क्या था 9 और आया क्या 40/3। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों की अदला बदली करने पर ये समीकरण ठीक नहीं हो रही है। तो अब हम बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन में हमें गुणा और भाग की अदला बदली करनी है। तो 15 गुणा की जगह हो जाएगा भाग प्लस 2 और भाग की जगह हो जाएगा गुणा। तो इसको काट देते हैं, ये जाएगा 5 तिया 15, 3 प्लस 2 तिया कितने हो जाएंगे 6, 3 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 9। और देखिए हमें 9 ही लाना था। तो इसका मतलब क्या है, गुणा और भाग की अदला बदली करने पर समीकरण ठीक हो रही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।